बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन ताब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करेंगे शो के अंदर। मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज अंधेरे में डूबा रहा और अभी तक सूरत हाल जूं की तूं है। बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। तवानाई की वजारत के हवाले से हम देख रहे हैं कि अफरा तफरी है, उखाड़ पिछाड़ है। आमिर साहब आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करने जा रहे हैं। क्या एक नया कोई खौफनाक स्कैंडल मंजर आम पर आने वाला है, इससे मुतालिक आप सब लोगों को बताएंगे, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत को भी सामने रखेंगे, जिसमें हमने देखा कि आजम सवाती साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने इजहार ख्याल किया इदारों से मुतालिक, उन्होंने बात की और उसके कुछ देर के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक रिएक्शन इदारों की तरफ से आया, FIA के साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया, मगर दूसरा रिएक्शन पार्टी के अंदर से, तहरीक इंसाफ के अंदर से आया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और शेख रशीद साहब, जो कि बड़े पुराने रहनुमा हैं और तहरीक इंसाफ से बड़े लंबे अरसे के साथ उनसे जुड़े हुए हैं, शेख साहब अपने बयानात की वजह से हमेशा लाइमलाइट के अंदर रहते हैं, मगर अब की बार इमरान खान साहब को जितने खौफनाक और ख़तरनाक मशवरे शेख रशीद साहब दे रहे हैं, क्या इमरान खान साहब उन पर उसी तरह से अमल करेंगे या उनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ हो सकती है? आज प्रोग्राम के मुकम्मल डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, सियासी लिहाज से भी। मगर सबसे पहले आमिर साहब, ये हुआ क्या? ये इतना ब्रेकडाउन, तासुर तो ये कि फ़नी खराबी हुई है, आपके पास डिटेल्स क्या हैं? ये डिटेल्स में आपको बड़े खौफनाक आज इंकशाफात करूँगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली, गैस और पेट्रोल है, और ये तवानाई से रिलेटेड है। और तवानाई जो है वो पाकिस्तान की सारी इकॉनमी इसके इर्द गिर्द है, आम आदमी की ज़िंदगी भी और कारोबारी ज़िंदगी भी। उसके बावजूद वजारत तवानाई जो है इसके अंदर एक मैस है, एक अफरा तफरी है, जो इस तरह आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि खाड़ पछाड़ है। मैं उसके अंदर आज आपको बड़ी स्कैंडलस तस्वीरें जो है तफसीलात बताऊंगा कि ये जो बिजली और गैस के जब आपको डबल बिल आएँ, और ये आइंदा आने वाले महीनों में हम ये ख़बर दे चुके हुए हैं कि लोड शेडिंग गैस की भी और बिजली की भी हो रही है। 2 से 7 घंटे तक जो है गैस की बिजली भी होगी कम और गैस थोड़ी होगी, और बिजली की लोड शेडिंग भी होने जा रही है। साथ में आज जिस तरह आपने बताया कि आज आधा से ज़्यादा मुल्क इस वक्त भी जो है वहाँ बिजली है ही नहीं है, इस तरह के लैप्सेस भी हो रहे हैं। उसके बावजूद वो वजारत जो कि पाकिस्तान की सबसे अहम है और जो कि लाइफ लाइन है, वहाँ पे जो हाल है और जहाँ पे वहाँ जो माल पानी के चक्कर चल रहे हैं और जो स्कैंडलस चीज़ें आ रही हैं, वो परेशान कुन, हर आदमी को परेशान होना चाहिए और इसको गौर से सुनना चाहिए। वरना अक्सर होता है कि टेक्निकल चीज़ें समझ के लोग गौर नहीं करते, मगर इसका डायरेक्टली जो मैं तफसीलात बता रहा हूँ ये आपके बिलों से रिलेटेड है कि जब बिजली भी ना आए, गैस भी ना आए और बिल डबल हों, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहे हैं। मैस ये है वहाँ पे, केओस ये है, मसाइल ये हैं कि वहाँ पे इस वक्त वजारत तवानाई जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब के पास है। उसके बाद तवानाई की वजारत तो दी गई है, मगर उनके पास सिर्फ पावर है। पेट्रोलियम जो है उसको खाली रखा हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखी है। प्राइम मिनिस्टर के पास रखने के मतलब ये है कि उनके पास काफ़ी वजारतें हैं, वो उसकी फ़ाइलों का ढेर बनता जा रहा है, वो वहाँ पे काम नहीं हो रहा, और लार्जली वो फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आ जाती है कि वही फ़ाइलों को ज़्यादा देखते हैं। तो इसलिए आप समझ लें कि आधे पेट्रोलियम के या वजारत तवानाई के वज़ीर वो हैं। वैसे स्टेट मिनिस्टर जो हैं पेट्रोलियम के मुसद्दिक मलिक साहब हैं, मगर उनकी महदूद वहाँ पे इख्तियारात हैं। वो इसलिए भी हैं कि इतने सारे ये किचन के अंदर कोई 10 कुक्स बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी वहाँ बहुत अक्सर पाए जाते हैं। वो पहले वज़ीर आज़म के तौर पे भी उन्होंने पेट्रोलियम अपने पास रखा, वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रहे। उनके अभी भी वहाँ पे पाए जाने की एक वजह जो मुझे है, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि उनके साहबजादे इसी बिज़नेस से मुंसलिक हैं, और उन पे कई दफ़ा बड़े सवाल आते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल LNG का जो सेकंड टर्मिनल इकबाल ज़ैड साहब ने लगाया था, उसको उसके मतलब कि वो कितनी तेज़ी से लगाया गया और उसके अंदर इतना ज़्यादा क्या इंटरेस्ट थे इनके कि वो भी बना ही नहीं था और इन्होंने इनाग्रेट कर दिया। बहुत जल्दी में वो किया गया, जिस तरीके से उसका प्रोजेक्ट दिया गया, जिस तरीके से
उसके जुर्माने बाद में माफ़ करवाए गए, तो उससे इनके ऊपर पहले ही काफ़ी सवाल था और अब ये वहाँ पाए जाते हैं। और उसके बाद जो वहाँ पे वजारत की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं है, वहाँ पे सेक्रेटरी कोई नहीं है और 3 एडिशनल सेक्रेटरी हैं और 2 डीजी जो हैं वो फौत पा चुके हैं, 2 डीजी जो हैं वो इस वक्त जो हैं फारिग हो चुके हुए हैं। और ये 24 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है इस मिनिस्ट्री की, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा खर्चा जो है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट होता है, वो इस खर्चे की वजह से है। और वहाँ पे हालत ये है कि अक्सर डिपार्टमेंट जो हैं वो हेडलेस हैं या एक्टिंग चार्ज के ऊपर हैं। और यहाँ पे एक रवायत यही है कि जान के एडिशनल सेक्रेटरी को एक चार्ज दिया जाता है ये कि वो कमज़ोर रहे, क्योंकि वहाँ पे एक हमेशा इल्ज़ाम रहता है कि वो एक माफिया चलाता है, लोग पैसे बनाते हैं और वो एक कमज़ोर ब्यूरोक्रेट को वहाँ रखते हैं। इतने 22वें ग्रेड में इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं मगर उनको ये नौकरी नहीं दी जाती। और पहले भी जो 3-4 सेक्रेटरी आए वो एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे आए और जब नज़र आया कि वो सिस्टम में फ़िट हो रहे हैं, कोर्ट्स के साथ कह रहा हूँ फ़िट होना, तो वो फिर उनको तरक्की दे के 22वें ग्रेड में किया गया। जैसा कि अरशद मिर्ज़ा साहब थे वो भी एडिशनल सेक्रेटरी आए और राजा सुल्तान साहब थे, असद हयाउद्दीन साहब थे, ये सारे एडिशनल। अब फिर जो है अब एक वहाँ पे एक नई चीज़ आई है जो कि मैं समझता हूँ बहुत स्कैंडलस है। स्कैंडलस ये है कि यहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ और वो अभी जारी है और उसके तमाम किरदार, बाकी ये वो वैसे ये मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि रिंग रोड रावलपिंडी का स्कैंडल, हम उसकी बहुत होशरुबा तफसीलात आपको अनकरीब बताने वाले हैं कि वो स्कैंडल इज़ नॉट ओवर, इज स्टिल ऑन। उसके मतलब बाद में बताएंगे और ये बता देंगे उसके जो तमाम किरदार थे वो वजारत तवानाई में आ गए हैं। अब ये इसको क्या आप कहेंगे, इत्तफाक है, बाय डिज़ाइन है, बाय स्कैंडल है, क्या है, मगर इसके हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। हमने बड़ा पूछने की कोशिश की। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके सबसे बड़े किरदार जो थे वो कैप्टन महमूद साहब थे जो कि कमिश्नर थे रावलपिंडी पे, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ अभी भी चल रही हैं, अभी भी एंटी करप्शन के वो मुलजिम हैं, अभी भी वो नैब ने तो उसमें एक डिपार्टमेंटल एक इंक्वायरी करवा के अपनी तरफ से उन्होंने फारिग कराया, मगर वो अदालतों में केस भी है। सो सबसे बड़े मुलजिम हैं और वो क्लियर नहीं है और उनको एडिशनल चार्ज दे के, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे चार्ज दे के, सेक्रेटरी का पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिसके अंदर सबसे दारोमदार है सारी हमारी इकॉनमी का, वो उनको वहाँ पे लगा दिया गया है। अब ये यहाँ पे ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो, मगर जिस आदमी को ऑलरेडी केस चल रहे हों, उसकी इंक्वायरियाँ चल रही हों और उससे वो मुबर्रा नहीं हुए हैं। अभी रावलपिंडी रिंग रोड के स्कैंडल से अभी वो मुबर्रा नहीं है, उसके बावजूद लगाया। अब सिर्फ उनको नहीं लगाया गया, उसके साथ उनके जो दूसरे किरदार थे स्कैंडल के, वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी इनके अंडर थे, कैप्टन अनवार साहब, उनको इसी मिनिस्ट्री में इनके अंडर जॉइंट सेक्रेटरी लाया जा रहा है, ये हमारी इतला है। और इनके ऊपर रिंग रोड के जो सबसे बड़े किरदार थे जिन पे वो भी इंक्वायरी का हिस्सा थे, वो डॉक्टर तौकीर शाह थे। डॉक्टर तौकीर शाह जो हैं वो इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं बता चुका हूँ कि ये पोर्टफोलियो जो है पेट्रोलियम का, ये प्राइम मिनिस्टर के पास रखा गया है और प्राइम मिनिस्टर के वहाँ ढेर लगते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़ाहिर है टाइम नहीं होता, तो इस तरह की फाइलें फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखता है। तो आप ये समझ लें कि ऊपर से लेके नीचे तक एक ही ग्रुप के लोग लगाए गए हैं और वो तमाम लोग मुबर्रा नहीं हैं, वो उनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही हैं, उनके ऊपर अभी भी इल्ज़ामात हैं। तो ये उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सवालात उठ के आ जाते हैं। वही बात है आमिर साहब, आपका तजिया सुन के ऐसा लग रहा है कि सुनता जा सर धुनता जा। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि ये इत्तेफाक है, ये स्कैंडल है कि जितने भी सारे किरदार है रावलपिंडी रिंग रोड की वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में है। आमिर साहब, आप ब्यूरोक्रेसी के मामलात को अपनी सारी जिंदगी में, आपने सहाफ़ती तजर्बा बहुत ज़्यादा है आपका, ब्यूरोक्रेसी को बड़े करीब से, इनके स्कैंडल्स को आपने देखा है। माजी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि सारे के सारे किरदार जो इस तरह से मुंसलिक हों वो किसी एक ही मिनिस्ट्री में या किसी एक ही जगह पर उन्हें फिट कर दिया जाए?
नहीं, पाकिस्तान तो स्कैंडल से भरा हुआ है, वो बेताशा दफ़ा हो जाता है, मगर ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि एक मुलजमान की एक लंबी फहरिस्त है, वो एक जगह लगाए जाते हैं और वहाँ लगाए जाते हैं। इस तरह ही है कि जिस तरह दूध की राखी के लिए बिल्लों को बिठाना, और इस वक्त इनका स्टेटस कुछ इस किस्म का ही है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं ये कि हमारे ऐसे लोग उस पर मजबूर हो जाते हैं। और ये वो मिनिस्ट्री है जिसके अंदर आपको अपने मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट ऑनेस्ट विद इंटेग्रिटी, जिनकी शोहरत बहुत अच्छी हो, उनको लगाना चाहिए। और वो इसलिए भी कि आप देखें, एक और मैं सच लोगों की परेशानी शायद इससे बढ़ जाएगी, मगर ख़बर बताना ज़रूरी है कि हम आपको लोड शेडिंग का बता चुके हैं कि उसके होने जा रही है, कुछ इलाकों में शुरू भी हो गई है, ब्रेक डाउन चल रहा है और लोड शेडिंग आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों हफ्तों में। और उसके अलावा इस बात का भी इम्कान है कि तेल की कीमत मज़ीद बढ़ जाए। अभी रिसेंटली थोड़ी सी कम हुई, मगर वो बढ़ने का इसलिए इम्कान है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो $95 पे फ़ी बैरल आ गया है, कीमत दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। और इस वक्त दुनिया में, क्योंकि अमेरिकन कोशिश कर रहे थे कि ओपेक कंट्रीज़ को ये कहना, जो तेल की बनाने वाला एक सबसे बड़ा पाकिस्तान दुनिया का ग्रुप है, और उनका और रशिया, ये दो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं तवानाई के, गैस और पेट्रोल के। उनके दरमियान में वो पुतिन साहब के साथ मुलाकात हुई है यूएई के हुक्मरान की, और उन्होंने कहा कि नहीं ना, हम इसकी आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे। आउटपुट ना बढ़ाने का मतलब है कि सप्लाई थोड़ी जब होगी तो प्राइसेस और ऊपर जाएंगी, और ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान, क्योंकि IMF से मुआहदा कर चुका है हम सब्सिडी नहीं दे सकते, तो इनको भी जो तेल की कीमत बढ़ाएंगे, तेल की कीमत बढ़ाएंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर ये बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, गैस की कीमत भी बढ़ेगी, और कम भी हो जाए जिससे सारा इकोनॉमी का आपका पहिया रुक जाता है। और ये बिजली जब नहीं होती उसके बावजूद के बिल ज़्यादा आते हैं। अब हालत ये हो गई है कि खुर्शीद शाह साहब, जो उन जैसा आदमी, वो चीखें उन्होंने मारी हैं कल पार्लियामेंट के अंदर। उनका जनाब मेरा जो है बिल जो था वो 3300 का था, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है ना 2 लाख रुपए के हैं। अब एक बहुत ही ताकतवर सीनियर वकील, जो सीनियर वज़ीर जो है, उसकी ये हालत है, तो आपकी हमारी मिडिल क्लास की आप सोच लें क्या हालत होगी। और इसके पीछे, क्योंकि ये मशहूर रही हुई है वजारत, इसके अंदर हमेशा खाबे रहे हुए हैं, इसके अंदर काफ़ी हम भी स्कैंडल बेताशा दफ़ा कर चुके हुए हैं कि कैसे फर्नेस ऑयल को बेचा जाता है, कैसे ऑयल कंपनीज जो हैं वो उनके अभी भी उन्होंने ड्यूज़ देने हैं, उसके बाद कैसे जो फ्यूल के अंदर मिक्स नहीं सही किया जाता, और जो है ये जो LNG के स्कैंडल्स रहे हुए हैं। तो ये पहले ही वजारत जो है बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में मिनिमम जो है वो 6 अरब डॉलर, ये याद रहे कि हम ये IMF से 1-1, 2-2 डॉलर के लिए तरले करते फिरते हैं, उनका ये कहना है कि 6 अरब डॉलर सिर्फ मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से ज़ाया होते हैं। अगर ये बेहतर तरीके से वजारत को चला लें तो ये 6 अरब डॉलर बच सकते हैं। मगर उसके बावजूद आपको मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पे ना कोई सेक्रेटरी है, DG गायब हैं, और कलम बंदान जो है वो जो बाकी प्लेयर्स हैं सारे, वो सारों की आपस में लड़ाई चल रही है, सियासत चल रही है। 3 एडिशनल सेक्रेटरीज को चार्ज दिया गया है, कोई 22वें ग्रेड का वहाँ पे अफसर नहीं लगाया गया, जो उसके झेली इदारे हैं सारे उनके हेड्स नहीं हैं, या एक्टिंग चार्ज पे हैं। एक्टिंग चार्ज पे जब होते हैं तो आप कमज़ोर होते हैं, आप से जो मर्ज़ी फैसला करवा लिया जाए वो आप करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो एक मैस है जिसकी वजह से वो है। और ये सिर्फ आप, मेरा ख्याल आप शायद ब्रेक में मुझसे पूछ रही थी शुरू में कि इसका सोल्यूशन क्या है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मैं सोल्यूशन जो है वो मेरे पास क्या होना है, जी आमिर साहब जी, सोल्यूशन जो है अब इस सारे मसले के जो है शॉर्ट टर्म पे तो कोई नज़र नहीं आ रहे। कल प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे और उन्होंने थर में एकदम कहा कि ये बहुत क्रिमिनल हरकत है कि देखें हमारे पास अपना कोयला है और हम इसको नहीं किया। तो मेरे दिमाग में आ रहा था, और अभी जो कह रहे हैं कि अगले साल आएगा तो वो 2600 मेगावाट वो कह रहे हैं शायद बनेगा। तो ये जो थर का कोयला इस्तेमाल नहीं सही तरीके से किया गया 20-30 साल में, तो वही लोग जिम्मेदार हैं जो हुकूमत में थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह या पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी।
अपनी ही गलतियों को कि लॉन्ग टर्म में 20-30 साल से वो कह रहे थे इतने सालों से ये बड़ी कोताही हुई है और ये क्रिमिनल है और ये कोताही उन्हीं से हुई है। दूसरा जो फौरी तौर पे हमारे लिए जो नज़र आता है उस पे जो क्वेश्चन है, मैं इस पे बड़ा शोर मचाता रहा हूँ कि दुनिया भर जो है, इंडिया ख़ास तौर पे रशिया से ऑयल और गैस ले रही है, वो बहुत सस्ता देने के लिए तैयार हैं। पहले ये कहा जा रहा था जनाब सैंक्शंस हैं। अभी जब हाल ही में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया में पुतिन की इनकी मुलाकात हुई कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने इनको बड़ी फेवरेबल किस्म के रिमार्क्स दिए कि वो मदद करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में अमेरिका ने भी ये ऐलान किया है कि वो गरीब ममालिक या वो ज़रूरतमंद ममालिक जिनकी तवानाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन पे हम सेंक्शन शायद नहीं लगाएंगे या नरम सेंक्शन लगाएंगे या बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो एक गुंजाइश नज़र आ रही है, मगर क्योंकि एक सियासी मसला बना दिया गया, क्योंकि ये इमरान खान साहब का एक जो ये इल्ज़ाम था कि जनाब वो क्योंकि उनका झुकाव रूस की तरफ था और वो इस लाइन को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुझे अमेरिका के कहने पे साजिश करके निकाला गया। उसकी वजह से ये एक सवाल उठता है कि क्या उसकी वजह से तो नहीं है कि रशिया से हम एक्सप्लोर ही नहीं किया जा रहा, कि वहाँ से आपको आपकी सबसे बड़ा एक्सपेंस है, $24 बिलियन का एक्सपेंस है और वो $7-8 बिलियन, मैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी अगर वहाँ से लेना शुरू करें तो हम $7-8 बिलियन सालाना बचा सकते हैं, मगर वो कोशिश ही नहीं की जा रही, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा। अब इसका क्या जवाब होगा? इसका हमारे पास तो जवाब नहीं है। हमने क्या सोल्यूशन देना? सोल्यूशन तो देना जो गवर्नमेंट में है। सही है, लेकिन आमिर साहब अल्टीमेटली जिस तरह से रशिया के हवाले से बात की कि खान साहब ने जो दौरा किया था रशिया का, वो बताते कि ग्राउंड रियलिटी है, सबकी इजाज़त से, सबके इल्म में लाए बगैर तो वो जा नहीं सकते थे, उनकी इजाज़त से वो गए थे और ये दौरा हुआ था। मगर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान खुद को क्राइसिस में रखेगा? इंडिया अपनी पब्लिक की सोच रहा है, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अमेरिका की आशीर्वाद कैसे हासिल करनी है या अमेरिका के ब्लॉक में हमने जाके कैसे खड़े होना है? आपको लगता है यही हो रहा है? नहीं, ये कोई ब्लैक एंड वाइट तो नहीं होता, इसकी नुएंस्ड होती है फॉरेन पॉलिसी। आप सबके साथ जो अक्लमंद ममालिक होते हैं वो सबके साथ ही वो बना के तो रखनी होती है, मगर वो अपने आप को ऐसी पोजीशन में करते हैं कि सारी कंट्रीज़ आपको खुश करने के लिए आपको बेहतर मौक़े दें, आपको रिसोर्सेज दें। तो वो बिल्कुल ये कोई भी नहीं कह रहा, ना ही कह सकता है कि बिल्कुल अमेरिका से तोड़ के आप रशिया के साथ करें। ऑफ कोर्स जो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रहेंगे, मगर हमें ज़रूरत है, जिस तरह इंडिया अमेरिका से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया से भी हैं, और जंगी सूरत हाल के बावजूद सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी चाइना के साथ है। तो हम ठीक है, वो हमारे से ज़्यादा बड़ा मुल्क है, वो आसानी से कर सकते हैं, पर हमारे लिए भी जो गुंजाइश है हमने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। जिस तरह ईरान से गैस मंगवाने के पिछले 10-20 साल से चल रहा है, हम नहीं मंगवा पा रहे हैं, हम हिम्मत नहीं करते हैं, और अभी जो है रूस से बुलवाने को एक्सप्लोर ही नहीं किया जा रहा, तो उस पर एक तकलीफ दे अमल है। और ये मैं लास्टली बताता जाऊं कि इस गवर्नमेंट में एक चीज़ जो बड़ी नज़र आ रही है कि ये जो मुझे लग रहा है कि ये जो एकदम तकर्रियाँ वजारत तवानाई में हुई हैं, ये दे आर ऑन टू समथिंग। ये कुछ वहाँ पे मज़ीद स्कैंडलस चीज़ें निकलेंगी। मैं आपको थोड़ा सा उनका कुछ सिरा मिला है, वो आइंदा आने वाले दिनों में बताएंगे, मगर लोगों को नज़र आ रहा है कि जल्दी है, किसी को परवाह नहीं है कि रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, किसी को परवाह नहीं किस तरीके कार से किया जा रहा है। हर कोई जल्दी में कुछ ना कुछ बनाना चाह रहा है, करना चाह रहा है। रेलवे में फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर ये मैंने ख़बर आज ही पढ़ रहा था कि जनाब वो किराया रेल का बढ़ा रहे हैं और वो उनकी जो ज़मीनें हैं उसको वो लीज़ पे देने जा रहे हैं। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, उससे अगर मुनाफा हो सके, मगर क्योंकि माजी ये रहा है कि रॉयल पाम क्लब का 20 साल से मुकदमा चल रहा है और वो बड़ा स्कैंडलस रहा कि वहाँ किस तरीके से वो रेलवे की ज़मीन थी। तो हमें नहीं पता है कि ये जल्दी में जो देना चाह रहे हैं, ये इसका तरीक़ाकार क्या होगा, किसको मिलेगी, किन उस पर मिलेगी। ठीक है, मुनाफा आपका बढ़ जाएगा, मगर ये इसको बड़े गौर से, इसके ऊपर बहस बड़ी ज़रूरी है। ये पार्लियामेंट में डिस्कस करें, कमेटियों में डिस्कस करें, हमें भी बताएं कि जनाब ये इसको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को रखा जाए। ये पहले वाला सिलसिला रॉयल पाम क्लब वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह हर जगह यही नज़र आता है, हर मिनिस्ट्री में जो कहते हैं ना, द स्टोरी अंडर एवरी ब्रेक। कोई भी ईंट उठाएं,
नीचे आपको गंद नज़र आ रहा है। CDA का भी आंदा आने वाले दिनों में बताएंगे कि वहाँ जो मामला चल रहे हैं वहाँ भी सूरत हाल यही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर लें तो ये डॉलर की, ये गवर्नमेंट के अपने कन्फेशंस हैं कि जनाब ये बैंकों ने जो है 25-30 बिलियन रुपया कमा लिया है। और इसाक डार साहब खुद फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो 20-25-30 रुपए डॉलर की कीमत गई है, ये स्कैंडलस था, लोगों ने पैसा बनाया है। तो वो गई तो इनकी हुकूमत में ही है ना। ठीक है, वजारत रूट थी, सब कुछ आसान है कि मुफ्ता इस्माइल साहब पे अब डालना, आजकल उन्हीं पे डाला जा रहा है, मगर इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो सारी वजारतों का यही हाल है। वज़ीर आपने 75 कर लिए हैं, मगर वजारतों का ये हाल है कि मुकाबला सख्त है, वक्त कम है और एक बंदर बांट है जो जिसके पीछे लोग रह रहे हैं कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ बना लिया जाए। सही है, ठीक है। इस तरह की वॉइसेस तो आपको पता है आमिर साहब सामने आना शुरू होगी। जैसे मकसीद साहब के हवाले से भी हमने 2 रोज़ पहले बात की थी, उन्होंने कहा कि जी अब हमारे सपोर्ट कर दें। कच्चा छठा तो तमाम इदारों का ऑटोमेटिकली सामने आएगा कुछ वक्त के बाद, मगर आपको नहीं लगता कि जो इत्तेहादी गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है उनके ऊपर कितना क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि वो किस तरह से इलेक्शन में जाएंगे? उन्होंने क्या दिया है, आवाम को दिया क्या है? कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाइमलाइट में चीज़ नहीं है। बिजली के वैसे ही क्राइसिस हैं, गैस के क्राइसिस हैं। आपने बहुत बड़ा ये भी बताया कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, तो ये आवाम के पास कैसे जाएंगे? खान साहब का बयानिया तो चल रहा है फिर। ये इसमें अब तो मैं समझता हूँ कि बड़ा वाज़ेह हो गया है कि इन्होंने ये हुकूमत इस बुरे हालात में क्यों ली थी। इनको पता था कि ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे, शायद कोई भी डिलीवर ना कर पाता, मगर इनका वो मसला ही नहीं था कि ये इलेक्शन जीतना हारना। इनके सर्वाइवल का मसला था, इनके इकनॉमिक सर्वाइवल का मसला था, इनके एसेट्स बचाने का मसला था, इनके मुकदमात दूर करवाने का मसला था। असल मसला वो था और वो देख लें उसमें वो बिल्कुल उनका एजेंडा जो है कामयाब जा रहा है कि नैब भी अपनी, FIA भी अपनी, प्रोसिक्यूशन भी अपनी, जो है डिफेंस भी अपनी। तो हम ये जसारत तो नहीं कर सकते कि ये कहें कि जज भी अपने, तो मगर काफ़ी सारे इस तरह के फ़ैसले भी आ रहे हैं जिसके बाद जजेस के ऊपर भी, फ़ैसलों के ऊपर जो है बहुत सवाल उठ जाते हैं। कल फॉर एग्ज़ाम्पल जो शहबाज शरीफ का जिस तरीके से बरियत हुई है, हमजा शहबाज शरीफ की बरियत हुई है, ये बहुत ही, मैं कह रहा हूँ ये इसको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए। ये नहीं कर सकते कि आप 4000 सफ़े इन्वेस्टिगेशन के हों, 7 वॉल्यूम हो और इतनी तफसील हो और इसे ओपन एंड शट केस कहा जाए, वो बगैर उनके, ठीक है अगर आपकी प्रोसिक्यूशन जो है रिग्ड हो गई है और वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है तो जज के पास, अदालत के पास वो सबूत तो मौजूद थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मौजूद था, प्रेसिडेंट्स भी मौजूद थे। तो वो जिस तरह देबिया को एक टेक्निकलिटी पे उन्होंने ख़त्म कर दिया था, ये इसको भी ये ऑलमोस्ट टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर के जी इनका कोई केस ही नहीं है और वो विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। हर कोई निकलता है विक्ट्री के निशान बना के और ये कहता है कि जनाब देखें हमारे पास तो इल्ज़ाम ही नहीं था और सूरत हाल ये अब आ गई है। सबसे तशवीशनाक, हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि नैब को पैसे देने पड़ेंगे मुल्ज़मान और मुजरमान को, कि प्ली बारगेन में जो पैसे थे, सुप्रीम कोर्ट पे जो मुकदमा चल रहा है उसकी रोशनी में वहाँ पे यही ऑब्जर्वेशन आई हैं कि प्ली बारगेन के लोगों ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। ठीक है जी जी, एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आके जिस तरह से आमिर साहब इसकी तरफ इशारा किया है, इन्हीं केसेस को लेके शेख साहब भी बड़े ख़तरनाक किस्म के मशवरे दे रहे हैं। इन केसेस की बरियत और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुअज़्ज़ज़ फ़ैसले, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर ये फ़ैसले और मौजूदा करंट सिचुएशन किस तरह से माहौल को हीटअप कर रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ये बात की थी कि हमारा सियासी माहौल कितना हीटअप हो चुका है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, शहबाज गिल साहब का मामला हमारे सामने है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उनके स्टेटमेंट के ऊपर आया था। फिर आज़म सवाती साहब, आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है क्या, या उनकी सियासत आखिर जा किस तरफ रही है? उनकी सियासत सिर्फ नहीं है, ये मुल्क की सियासत है। मैं जो ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, मगर इट इज़ गेटिंग डर्टियर। ये गंदी सियासत बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है और एवरी डे एक नया लेवल आ जाता है। पहले ही एक मुकाबला चला हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर
कि इनसे इन्होंने यहाँ पे लोगों को मुकदमात किए हुए हैं। इमरान खान वो सही कह रहे हैं कि उनके ऊपर अभी तमाम कोई चीज़, कोई मेरा ख्याल है पीपीसी जो पीनल कोड है उसका कोई केस रह नहीं, कोई सेक्शन रह नहीं गई है जो उन पे ना हो। उन पे दहशत गर्दी का भी है, तो इन अदालत का भी है, बस चोरी डाकू का एक केस रह गया है, मगर बाकी तकरीबन जो है ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट, 4-5 अदारों में FIA वाले भी उनको बुला रहे हैं। को 5 अदालतों में और 10 डिपार्टमेंट में उनकी पेशन चल रही हैं। तो वो मेरा ख्याल वो जो उनका था कि मैं रुलाऊंगा, अब वो कोशिश कर रहे हैं इनको रुलाने की, मगर ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ को भूल रहे हैं कि उनके पास भी पूरे जो है ना 2 सूबे और 2 गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, 4 गवर्नमेंट्स हैं। और पंजाब में उन्होंने हाशिम डोगर साहब को जो तब्दील किया है और 2 वहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे लेके आए हैं, मियां असलम साहब को भी लाए हैं और सरफराज चीमा साहब को भी एडवाइज़र बनाया है। तो वो राना सनाउल्लाह साहब की मुकाबले के लिए लाए हैं। तो वहाँ से पहले ही सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने जिस तरह FIA यहाँ बुला रही है, तो वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब को जैसे एंटी करप्शन वालों ने बुलाया है, तो उन्होंने भी मैंने थोड़ी सी फहरिस्त देखी है, वो दर्जनों में नहीं है, सैकड़ों में है, जिनके ऊपर वो तमाम लोगों को बुलाना शुरू करेंगे और जो नहीं आएगा लाइटली लेगा उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे और उनको पकड़ना शुरू कर दें। दूसरा, उन्होंने तमाम नैब के जो केसेस उन्होंने रद्द कर दिए थे, ये सब मेरे थे ख़त्म हो गए हैं कि ये 50 करोड़ से नीचे हैं, उन सबको उन्होंने खोल लिया है। सो ये आप देख लें, ये हज़ारों तक तादाद चली जाएगी मुल्ज़मान की और ये पंजाब पुलिस डील करेगी। सो ये बहुत ज़्यादा मकरू होता जा रहा है। दूसरा, आज का ताज़ा वाक़या आज़म स्वाति साहब को कि उनको पहले गिरफ़्तार किया गया, फिर एलिजिडली उनके ऊपर मेरा नहीं इल्ज़ाम, ये शहबाज गिल साहब ने कहा है कि उनको नंगा करके पीटा गया और फिर बाकी लोगों ने भी ये कहा है, इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि ये जुल्म की बहुत ज़्यादा बड़ी सख्त उनकी, आज मैं देख रहा था ट्वीट थी कि ये 2 ट्वीट्स थी कि ये आप ज़ोर से इज़्ज़त नहीं करा सकते, आप डरा के इज़्ज़त नहीं करा सकते। आज़म स्वाति साहब ने, जो हम दोहराना नहीं चाहते, पर उन्होंने जनरल आसिफ कमर बाजवा साहब पे को डायरेक्टली एड्रेस करके जो है ना बड़ी सख्त बातें लिखी थी और बातें तो सख्त थी मगर बेताशा लोग भी लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई उसके ख़िलाफ़ एक्शन करना था तो कर लेना चाहिए था लीगल, मगर एक बार हालांकि हम उनके बड़े नाकिद रहे हैं, उनका कोई माजी इतना दरख्शा नहीं रहा हुआ, वो खुद गरीब लोगों पे जुल्म करते हुए एक दफ़ा पाए गए थे, मुकदमात कर रहे हैं, मगर फिर भी 2 wrongs do not make 1 right। इसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि एक बूढ़े शख्स को, उम्र रसीदा हैं वो, उनको स्टेंट 3 पड़े हुए हैं, दिल के मरीज़ हैं, उनको उठा के अगर ये बात सही है कि नंगा करके मारा गया तो ये बहुत बुरी बात है। ये अदारों के लिए भी बुरी बात है, जो भी अदारा इसके अंदर मुलव्वस है। और मैं समझता हूँ अदालतों के ऊपर भी सवाल आ गया है कि ये फ़िज़िकल रिमांड एक मजाक बन गया है कि अदालतें इतनी, वो कहते हैं ना गिविंग रिमांड अबैंडन, ये विद अबैंडन जो शुरू हो गया है कि एक जो आता है उसकी ये अदालतें नहीं देख रही कि उसकी सेहत क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसके हालात क्या हैं। आगे शहबाज गिल साहब के ऊपर ये क्लियरली आ रहा था कि उनको टॉर्चर हुआ है, उसके बावजूद ये भी क्वेश्चन है कि उस अदालत साहब पे, जज साहबा के पास ये इख्तियार था भी कि नहीं था कि उनको फिजिकल रिमांड पे भेजा जाए। इनको भी इनकी उम्र ना देखी गई, ना कुछ किया देखा गया, फ़ौरन फिजिकल रिमांड पे दे दिया गया। अब फिजिकल रिमांड का ये मतलब ले लिया गया हुआ है, फिजिकल रिमांड का मतलब कि आपको नंगा करके मारा जाए, आपके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया जाए। अब ये फिजिकल रिमांड का मतलब ये बन गया है। फिजिकल रिमांड का मतलब है कि आप फिजिकल कस्टडी दे देते हैं कि आप उसको जो है तफ्तीशी अफसरान पूछ चुके हैं। यहाँ ये जो पंजाब पुलिस के जो टैक्टिक्स थे कि छितर मारे जाएं, उल्टा लटकाया जाए, रोलर फेला जाए, नंगा किया जाए और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये किया जाता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा घिनौना मजाक है और ये बढ़ता जा रहा है। और ये इसके अंदर कोई भी विनर नहीं होगा, चाहे वो पंजाब वाले हैं या वो सेंटर वाले हैं, ये कहना। और ये ख़ास तौर पे ये भी कि ठीक है, कुछ लोगों से अगर वो
हदूद अपनी क्रॉस भी करते हैं तो लीगल एवेन्यूज़ हैं। ये मैं बाकियों की भी आप देखें, फवाद चौधरी की भी बड़ी सख्त आई है, शहबाज गिल साहब की भी इस पर आई है, काफ़ी लोगों की आई है, मगर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ सख्त जो ट्वीट्स आई हैं वो शेख रशीद साहब की हैं, जो कि एग ऑन कर रहे हैं, वो इमरान खान से ये कह रहे हैं कि ये आप अब ऐलान कर दें धरने का, ये फाइनल उसकी तरफ लेके जा रहे हैं सलूशन की तरफ। तो यहाँ पे हम ये बहस कर रहे थे और लोग समझते हैं कि क्योंकि बाई इलेक्शन सर पे आ गए हैं, धरना करना है या बाई इलेक्शन करना है, क्योंकि इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं 8 हलकों में, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, हलकों में जाएंगे। और वो एक बहुत बड़ा गैम्बल भी है, क्योंकि पीटीआई अगर एक दो भी हार जाती है तो ये उनकी अपनी सीटें हैं, तो और वो इमरान खान हारेंगे तो ये धचका माना जाएगा, ये उनके लिए सेटबैक होगा, ये एक तासुर देगा कि जो लोग समझ रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी ऊपर ही ऊपर जा रही है, वो उठान नहीं है, गिरावट भी उसके अंदर आई है। और ये उन्होंने चुन के कॉन्स्टिट्यूंसीज की हैं जहाँ वो समझते हैं कि ये वल्नरेबल हैं। 4 सदा मर्दान में ख़ास तौर पे वहाँ पे सारी पार्टीज मिल के इनके ख़िलाफ़ करेंगी, उसके बाद और भी 1-2 जगह पे कमज़ोर इनकी पोजीशन है, तो वो पूरा जोर भी लगाया जा रहा है। और साथ में मगर शेख रशीद साहब का मैं पढ़ देता हूँ कि पूरी उम्मीद है कि इस इतवार को, वो तो इतवार को कह रहे हैं कि आप छोड़ें 2-3 दिन में, पूरी उम्मीद है कि इस इतवार के बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे। और मैंने आज इमरान खान को जलसे में कहा है कि आर करो या पार करो, अब नहीं तो कभी नहीं, देर ना करो। और जब इंसाफ मर जाता है तो इंतकाम जन्म पाता है। आले शरीफ ने इंसाफ को नीलाम घर में सजा दिया है, हुकूमत ने अपने केसेस ख़त्म करके अपनी सियासी कब्र खोदी है। तो ये जो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अपोजिशन भी, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इनको पुश करके कि ये हवा जो है, ये जो डर है, इस खौफ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहरहाल एक धरने देने के अंदर एक रिस्क होता है। अगर वो कामयाब नहीं होता तो भी बुरी बात है, क्योंकि लीगल तरीका उसका कोई नहीं है। वो काकड़ मोमेंट क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट। और क्लियरली फ़िलहाल आज जब तक ये नवंबर का फैसला नहीं होता, इस्टेब्लिशमेंट इस तरह माइल नहीं नज़र आती है कि वो इनको बचाए। जब माइल भी थी रहीम शरीफ के दौर में तो नहीं उतार सकी थी। तो ये तो एक वो है, अगर कामयाब हो जाता है, अगर धरना ज़्यादा, तो कई दफ़ा ये कंट्रोल में नहीं रहता। सो इमरान खान साहब को ये भी देखना है कि कई दफ़ा अब इस तरह के जब आप सरचश्मे फोड़ देते हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, फिर वो मॉब्स बन जाते हैं और मॉब्स को कंट्रोल कोई नहीं कर पाता। सो ये बड़ा सोच समझ के ये सारे फैसले करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अगर वो समझते हैं कि कभी वज़ीर आज़म दोबारा भी बनना है तो उनके भी स्टेक्स हैं, स्टेक्स सबके हैं। ठीक है, ये इससे मुतालिक भी, और जो आपने इलेक्शन के हवाले से बात की आमिर साहब, उसके मुतालिक भी मैं बात करूंगी। मगर आपको नहीं लगता, जैसे शेख रशीद साहब की ट्वीट भी अभी आपने पढ़ के सुनाई, उन्होंने लिखा जब इंसाफ मर जाता है तो इंतकाम जन्म पाता है। अवाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मायूस है, पॉलिसियों की वजह से भी, अपने हालात की वजह से, मुल्की हालात की वजह से, सियासतदानों की वजह से। तो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो अवाम के अंदर इंसाफ को और अदलिया को लेकर मजीद मायूसी फैला रही हैं। आपको नहीं लगता कि अवॉइड करना चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट से? मैं बड़ा, मेरे मुंह में खाक, मगर मैं बहुत डर रहा हूँ कि अदालतों को, ये मुल्क में अंदर एक इदारा है जो सबसे अहम है, वो हैं पाकिस्तान की अदालतें। हर मुआशरे के अंदर अदालतें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं, पर ये जो फैसले जिस किस्म के आ रहे हैं, मुझे डर है कि इसके बाद अदालतों के ऊपर, वो तो सुप्रीम कोर्ट पे एक दफ़ा हमला हो चुका है, तो लोगों का रिएक्शन ज़्यादा ना आ जाए। मेरे मुंह में खाक, ये दिस विल बी द एंड ऑफ दिस कंट्री, एंड ऑफ आर सोशल फैब्रिक, पॉलिटिकल फैब्रिक, एवरी फैब्रिक। तो ये इसलिए बहुत नोटिस लेना चाहिए कि इतनी ब्लेटेंटली जिस तरीके से अदालतें कर रही हैं, और जो सिस्टम हो गया है कि डिफेंस भी आपकी है और इस्तगासा भी आपका है, दोनों आपके हैं, और जो FIA भी आपकी है, नैब भी आपकी है। ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होने जा रही हैं। और शेख रशीद साहब ने आपने जिक्र किया, उनकी दूसरी ट्वीट ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ये याद रखा जाए कि शेख रशीद साहब जो हैं वो अपने आप को पिंडी बॉय कहलाना पसंद करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ और मेरा वहाँ पे बहुत दस्तरस है, हमेशा उन्होंने ये कहा है। अब ये उनका जो ट्वीट है कि चोरों के केसेस के पीछे पड़े
फेस और दस्ताने पहने हुए हाथ हैं। अब ये इशारा ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर रहे हैं, जो डील और डील करवा रहे हैं बड़े डाकू ही बड़े हुक्मरान है, इंसाफ और कानून गरीब के लिए है। तो वो ये जब शेख रशीद ये स्टेज आ जाए कि इस्टेब्लिशमेंट पे इन अल्फाज में अटैक करना शुरू करें, तो वो जो हैमलेट में शेक्सपियर कहता है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, सो ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली नॉट। तो ये भी है। अवाम क्या आपने पूछा, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आप इसको कह लें कि इतने सियासत में पोलराइज्ड हैं कि ये महंगाई के मसले हैं, बिजली गैस के मसले हैं, मगर उनके लिए भी उनको एक फ्रेंजी में एक इंडोक्ट्रिनेशन हो गई है कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो नून लीग का सपोर्टर है ये जो मर्ज़ी कर लें, वो उनके साथ खड़ा है, इमरान खान साहब का उससे भी ज़्यादा है। तो ये इश्यूज जो हैं जो हम दिन की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह आज फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे चैनल्स जो थे, ये जो ज़ाहिर है स्वाति साहब का इम्पॉर्टेंट था, ये सियासी बयानात भी इम्पॉर्टेंट हैं, मगर हमने कोशिश की है जिस तरह आज पेट्रोलियम, गैस, बिजली, पानी उनकी बात करने की, तो वो लेस फैशनेबल हो गए हैं, लेस पॉपुलर हो गए हैं। लोग कई दफ़ा इस सियासत को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है जो कि ख़तरनाक है। सही है, आप पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। मैं भी ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ आमिर साहब के, पॉलिटिकल लीडरशिप का जो फॉलोअर है वो उसके ही दिमाग से और उसकी ही सोच की अक्कासी करता है, वो जो भी एक्ट कर रहा होता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने या मौजूदा गवर्नमेंट ने जितना हीटअप किया हुआ इस पूरी सूरत हाल को, मोहतात रवैया करने की ज़रूरत है, मामलात को ठंडा करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद आने की कॉल यहाँ से आ रही है, दूसरा आपके सामने सवात का मामला है, तीसरा चंद ही दिन है या चंद हफ्ते बाकी हैं नवंबर के अंदर जो अहम अपॉइंटमेंट होने जा रही है। इस सारे माहौल को ठंडा करने की ज़रूरत है, बावजूद इसके कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। नहीं, ये मुझे कोई ठंडा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ठंडा करने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। कोई पार्टी, जितनी भी इसके अंदर 3-4 बड़ी पार्टियां हैं, ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अदारे हैं, किसी की तरफ से ना सिर्फ के कोशिश हो रही है इसको ठंडा करने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि इसको हीट अप करने की हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पीटीआई वो उनका ये आर्गूमेंट है कि जनाब देखिए हमें गवर्नमेंट से निकाला गया और उसके बाद ये मुकदमात चल रहे हैं, वी आर बीइंग पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ हमें लगाया जा रहा है। तो फिर उसके बाद ये क्या चारा रह जाता है ये कहना कि जनाब आप धरना ना निकालें या आप मुकदमात किए जा रहे हैं, अदालतों के बाद जाया जा रहा है कि जनाब ये नहीं, वो धरना भी नहीं निकाल सकते। तो ये इसकी कोई भी वो नहीं कर रही, मगर इसीलिए इमरान खान साहब की जो आज स्टेटमेंट है बड़ी सख्त स्टेटमेंट है, पर उसमें मुझे एक ज़रूर एतराज़ है कि कुछ हद तक उनकी ठीक है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी पे काबू पा लिया था, सरहदें वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में हैं। ये स्वात की सूरत हाल पे उन्होंने बात की है कि वहाँ जो तालिबान आ गए हैं, वापस आ गए थे, अभी भी शायद कुछ हैं, तो ये वापस जो आए बॉर्डर वाले ही करते हैं। स्वात की मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाउंड्री नहीं लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ नहीं है, और ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी इसको बॉर्डर वालों की भी होती है, मरकज़ी हुकूमत की भी होती है, अफवाज पाकिस्तान की भी होती है, और ये बहरहाल हर एक की है, ये सूबे की भी है। सूबे के अंदर जब वो लोग आ जाते हैं तो सूबे की प्राइमरी जिम्मेदारी होती है उन पर चेक रखना। और यहाँ पे जो ब्लेम गेम हो गई है कि एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और वो सूबा मरकज़ को इल्ज़ाम दे रहा है और मरकज़ वाले सूबे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें ये चीज़ें पनपती हैं। मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव ये है कि स्वात के जो मैं दोहराता जा रहा हूँ कि ये छोटी तब्दीली नहीं है कि अवाम उठ खड़े हुए हैं। यही अवाम की सपोर्ट के बगैर ये इस तरह की चीज़ें ख़त्म नहीं होती। और ये जो बेस्ट ख़बर जो आई है वो कल मैच से आई है कि हम बाबर आजम साहब ने दोबारा स्कोर कर लिया है, या आजकल के बुरे हालात में परसों जो स्वात में रैली निकली है जो आप दिखा रहे हैं, ये लोग इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये मैं समझता हूँ इब्तिदा है। ये स्वात के लोग राह दिखा रहे हैं पूरे मुल्क को कि जनाब ये जुनूनियत ऐसे, क्योंकि उन्होंने सफ़र किया हुआ है। ये बाकी बेताशा आपको हमदर्द मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह
आपको याद होगा कि जब ये इनके खिलाफ ऑपरेशन करना था टीटीपी के खिलाफ, तो उस वक्त अपोज पीटीआई भी कर रही थी और नून लीग भी कर रही थी। इन्होंने एक साल ज़ाया किया बहस में कि करना चाहिए ऑपरेशन के नहीं करना चाहिए। फाइनली वो ऑपरेशन किया गया। तो ये जो है बढ़ती हुई चीज़ों को अभी भी इनके बड़े हमदर्द मिल जाएंगे, तो यही चीज़ रोकेगी, ये अवाम की बेदारी। और वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि स्वात की तरह सारा मुल्क सफ़र करे और उसके बाद फिर सड़कों पे निकले। तो अच्छी बात तो ये है कि बग़ैर उस तरह के हालात से गुज़रे जो कि स्वात वाले जिस उससे गुज़रे हैं, और जिस तरीके से मलाला जैसी बच्चियों के सर में गोली मारी गई स्कूल जाने पे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि APS दोबारा हो तो हमें होश आए, पहले भी होश आ जाना चाहिए। बिल्कुल, खुदा ना खास्ता अल्लाह ऐसा दोबारा हादसा पाकिस्तानियों को देखना नसीब ना करे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगी। मगर इसके साथ साथ इस्लामाबाद के अंदर जो रेंजर्स के लिए तैनाती में 3 माह की तौसीक़ की गई है उसकी वजूहात, और इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाब के हवाले से खान साहब ने जो अपने एड्रेस में बात की है कि कैसे प्लानिंग की जा रही है वोटों के अंदर खुद के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से मैंने बात की थी, इस्लामाबाद के अंदर जो रेंजर्स की तैनाती है उसमें 3 माह के लिए तौसीक़ कर दी गई है, मगर यहाँ पे अब 2 मुख्तलिफ सूरत हाल है। एक तरफ आपने शेख साहब का ट्वीट पढ़ के सुनाया कि इतवार के बाद इमरान खान कॉल दे सकते हैं कि वो लॉन्ग मार्च या धरने के हवाले से बात कर सकते हैं, मगर दूसरी तरफ सवात को भी आपने लिंक किया, सवात की बात की। सवात के बासियों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो अमन बहाल किया जाए, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से सवात के बाईपास के ऊपर बाप बेटे का कत्ल हुआ है उनके मुलजिम को पकड़ा जाए, और तीसरी जो सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने है, जो हम चीज़ें सब कुछ चला रहे हैं, 1 हफ्ते का वक्त है गवर्नमेंट के पास, वरना लॉन्ग मार्च और धरना इस्लामाबाद में होगा। दोनों तरफ से सूरत हाल एक हो जाएगी तो इस्लामाबाद में क्या होगा, क्या बनेगा इस्लामाबाद का? वो तो बिल्कुल जैम हो जाएगा। ये उनकी बड़ी जायज़ डिमांड्स हैं और ये बिल्कुल पूरी करनी चाहिए और उनको इंगेज करना चाहिए। ये तो एक नेक काज है, ये जो है वहाँ पे ये गवर्नमेंटों का जो काम था गवर्नमेंटें नहीं कर पाई, ये स्वात के लोग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल उनकी जो शिकायत हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी हैं कि आपको कई दफ़ा कुछ वाक़यात दहशत गर्दी के होते हैं, कुछ दफ़ा कुछ क्राइम भी होता है और वो मिक्सअप हो जाता है, तो इसलिए उनकी तसल्ली तशफ़ी करें कि ये जो भी उनकी डिमांड्स हैं पूरी करनी चाहिए। धरना तो आ गई, यहाँ पे आपने बताया कि रेंजर्स को 3 माह की तौसीक़ कर दी गई है। रेंजर्स तो परमानेंट फीचर हो गया है, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कभी भी हटाया गया था। ये पिछले कई सालों से ही रेंजर्स यहीं पे बैठे हुए हैं। मगर क्वेश्चन 2-3 हैं। एक ये कि ये देखना होगा कि अगर कोई धरना सिचुएशन होती है तो उसमें जो 25 मई को एक्सेसिव फोर्स यूज़ की गई और उसमें वो बड़ी बुरे ऑप्टिक्स थे कि दिखाया गया कि रेंजर्स के लोग जो हैं वो चला रहे थे, बार बार शेल्स वो चला रहे थे। वो तो दरमियान में हमारा तासुर था कि शायद इस दफ़ा वो रिलक्टेंट हैं कि वो पुलिस को चाह रहे हैं कि अब अपनी ड्यूटी करें, हम नहीं ये करना चाह रहे। तो देखेंगे, मगर हमें भी ये उम्मीद थी कि वो रेंजर्स एक्सेसिव फोर्स ना यूज़ करें और ये सामने बिल्कुल ना आए, वो सिर्फ सीधा जो बहुत स्ट्रेटेजिक इमारत है उनकी हिफाजत करें। उनका काम पुलिसिंग नहीं है। मगर ये जो स्वाति साहब के साथ हुआ है कल, इसको देखते हुए लगता है कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई नहीं है। बाकी इमरान खान, लास्ट वर्ड कह दूँ कि उनको, इमरान खान साहब को सूबों में अपनी गवर्नमेंट है, 2 सूबों जहाँ पे ज़्यादातर इलेक्शन हो रहे हैं। तो जब दूसरी गवर्नमेंट थी, जब बाई इलेक्शन जीत गए थे, तो ये इल्ज़ाम देना शेर आया हर वक्त नहीं करते रहना चाहिए। इनकी हुकूमत होते हुए पंजाब में और KP में ज़्यादातर जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये कौन करेगा? फिर अगर फरिश्ते यहाँ भी काम कर जाते हैं तो फिर इनका कोई बाली वारिस नहीं है। ये अगर मैंने तजर्बे से देखा है कि अगर आपका वोटर बहुत ज़्यादा वो हो और बड़ा उसके ऊपर कमिटेड भी हो, तो ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला जा सकता। तो ये इनकी अपनी गवर्नमेंट होते हुए, पुलिस अपनी होते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी होते हुए, तो इतना आसान नहीं है कि फरिश्ते आगे यहाँ पे 25,000 वोट डलवा देंगे। कुछ यस, सिंध में अगर कोई शिकायत हो जाए तो मानी जा सकती है, मगर कई दफ़ा इलेक्शन कमिश्नर जब अपना लगाना था
तो उस वक्त इमरान खान साहब ने खुद लगाया था। उसके बाद ये असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए। ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिनके ऊपर आप लड़ रहे हैं, नैब हो और बेताशा हैं, तो ये वहाँ से चले गए हैं। फिक्र करें कि अगर ये ना गए तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो राजा रियाज के मशवरे से लगनी है। अब वो देखेंगे क्या नाम, वो चुन के नाम लाएंगे और ये जो मर्जी कहते रहे कुछ नहीं कर सकेंगे। चलिए वक्त खत्म हो गया, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर मतीन। तमाम देखने वालों को भी शुक्रिया, मुझे इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।